जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही दोस्तों आज हम जो टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट टॉप 20 वीवीआई और 100% आपके एग्जाम में भिड़ने वाला सवाल है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर लिख दिया करेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6। और दोस्तों क्या आपको पता है C6H6 का सूत्र होता है? तो दोस्तों इसे हम लोग बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बेंजीन का सूत्र हमारा क्या होता है? C6H6 होता है, जिसे हम लोग दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम में फंसा सकता है कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र हमारा क्या होता है? C6H6 होता है, जिसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी, आरपीएफ या टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ताकि दोस्तों आपके दोस्त लोग भी दोस्तों अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और रेलवे में अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे। और दोस्तों हमें इस बार रेलवे क्रैक करनी है हर हालत में दोस्तों। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही सारे क्वेश्चन हम चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए चुन करके लाते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। और आज दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस सवाल का चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अक्सर एग्जाम में आदमी फंस जाते हैं या स्टूडेंट फंसते हैं किसमें? चीनी का रासायनिक सूत्र, और एक होता है हमारा दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है? C6H12O6 होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। जबकि चीनी का हमारा सूत्र होता है C12H22O11। यानी दोस्तों चीनी का सूत्र हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाएगा ग्लूकोज का सूत्र तो ग्लूकोज हमारा हो जाएगा C6H12O6। और अगर आपसे चीनी का पूछा जाए तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C12H22 और O11 दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक पॉइंट देख सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो किस लेंस में सिर्फ दोस्तों आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया दोस्तों। जब भी अवतल लेंस में दोस्तों प्रकाश जाती है तो ये प्रकाश क्या होता है? लेंस से टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों? ये फैल जाती है, एक निश्चित बिंदु पर नहीं मिलती है दोस्तों, जिसके कारण आभासी प्रतिबिंब हमारा अवतल लेंस में बनता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है दोस्तों? इसमें हमेशा हमारा किसका प्रतिबिंब बनता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस हमारा किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस हमारा इस प्रकार का होता है, जिसमें दोस्तों जब भी प्रकाश जाती है तो यह लेंस से टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु में जाके हमारा दोस्तों क्या होती है? मिल जाती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जिसके कारण इसे हम लोग कौन सा प्रतिबिंब हम बोलते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस में हमेशा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि दोस्तों अवतल लेंस में हमारा काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। उत्तल लेंस में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। साथ ही दोस्तों अवतल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, हमेशा पूछा जाएगा कि अपसारी लेंस किसे कहेंगे? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे, और उत्तल लेंस को हम लोग दोस्तों किस नाम से जानेंगे? अभिसारी लेंस के रूप में जानेंगे दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है?
तो दोस्तों जब भी हम इत्र लगाते हैं दोस्तों तो देखेंगे आप कितना भी दूर रहेंगे दोस्तों अगर उससे, तो दोस्तों उसका गंध हमारी आंखों नाकों में पहुंच जाता है दोस्तों, और हम लोग पता कर लेते हैं कि ये इत्र की गंध है। तो यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विसरण। दोस्तों इत्र की गंध क्या होता है? वहाँ हमारे वायुमंडल में गैसों के साथ क्या होती है दोस्तों? मिल जाती है, और जिसके कारण दोस्तों ये विसरण की सहायता से हमारी नाकों तक पहुंचती है और हम इसके गंध को महसूस करते हैं दोस्तों। और हम लोग पहचानते हैं दोस्तों। अक्सर आप लोग देखिए इत्र हो या अगर कहीं कुछ खाना भी बनता है दोस्तों तो हमें उसकी गंध हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। तो ये खाना बनाने का गंध हो या फिर इत्र का गंध हो दोस्तों, ये सारे गंध जो हमारी नाक महसूस करता है दोस्तों, इसको प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? विसरण की प्रक्रिया बोलेंगे। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों हाइड्रा में जो प्रजनन होती है, जनन की विधि होती है, वो किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन के द्वारा दोस्तों, जिसे हम लोग बडिंग भी बोलते हैं। यानी हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन के द्वारा होती है। मुकुल का निर्माण होता है दोस्तों और वह टूट जाता है और एक नए प्रजाति का निर्माण करता है, एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। जबकि दोस्तों विखंडन किसके कारण होता है दोस्तों? विखंडन कौन सी किस्में दोस्तों विखंडन के द्वारा जनन होता है दोस्तों? ये अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो अमीबा में दोस्तों, अमीबा में विखंडन विधि द्वारा प्रजनन होती है दोस्तों। और कायिक प्रवर्धन किसमें होता है दोस्तों? ब्रायोफाइलम के पत्ते में होता है दोस्तों, ब्रायोफाइलम के पत्ते में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? ऑप्शन दे देगा दोस्तों, ब्रायोफाइलम, अमीबा, आपका हाइड्रा और भी कुछ दे देगा दोस्तों। तो ब्रायोफाइलम का जो पत्ता होता है उसमें दोस्तों कायिक प्रवर्धन होता है। मुकुलन हमारा होता है हाइड्रा में और विखंडन हमारा होता है दोस्तों अमीबा में होता है। हमारा अगला सवाल है, उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले टॉप 20 और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों और लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ड्रियोसाइट्स दोस्तों। उपास्थि में कॉन्ड्रियोसाइट्स नामक दोस्तों कोशिका पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बले बनते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व विभाजोत्तक। दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बले। दोस्तों वार्षिक बले का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो तना होता है पेड़ का वो हमारा मोटा होता है दोस्तों। और हम लोग एक चीज जानते हैं दोस्तों कि पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? उसकी वार्षिक वलयों को गिन करके की जाती है दोस्तों। पेड़ की जो तना होता है उसकी वलय जितना बढ़ेगा दोस्तों, मतलब बनेगा कटेगा, जितना पीस निकलेगा दोस्तों, उससे हम लोग उसकी आयु का पता लगाते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों कि पेड़ की आयु की गणना किस प्रकार से करते हैं? तो उसके वार्षिक वलयों को गिन करके करते हैं। और वार्षिक वलय में कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, या किसके कारण वो मोटा होता है हमारा? तो पार्श्व विभाजोत्तक के कारण होता है। जबकि शीर्ष विभाजोत्तक के कारण दोस्तों पेड़ क्या होता है, उसमें शीर्ष की प्रमुखता होती है और पेड़ हमारा क्या होता है? लंबा होता है, ऊपर बढ़ता है दोस्तों। और दृढ़ उत्तक हमारा क्या होता है? पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंग जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि हमसे यहाँ साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला वह अंग जिसमें पाचक रसायन एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम दोस्तों। लाइसोसोम में हमारा क्या होता है दोस्तों? पाचक रसायन एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आत्महत्या की थैली। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका में आत्महत्या की थैली हमारा क्या होता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, स्वाद कलियां कहां पाई जाती है? तो दोस्तों जो हमारा मुंह होता है तो जीभ के ऊपरी सतह पर दोस्तों स्वाद कलियां पाई जाती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मनुष्य के जीभ में स्वाद कलियां कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों?
तीन प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें हमारा जीभ आगे वाला दोस्तों तीखा की पहचान करता है, पीछे वाला हमारा दोस्तों कड़वा की पहचान करता है और साइड वाला हमारा दोस्तों मीठे की पहचान करती है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के मुंह में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन हैं, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले दोस्तों हमारे प्रोटॉन की संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों? 17। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। यानी 17 में हमारा कौन सा तत्व आता है दोस्तों? तो 17 में हमारा आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का दोस्तों परमाणु क्रमांक हमारा 17 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों? हमारा 18 दिया हुआ है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है? परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 17 दिया हुआ है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों? हमारा 18 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 35। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। यानी किसी तत्व के अगर परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है दोस्तों, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? 35 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? दोस्तों ये केनाल किरणें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ से कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा दोस्तों केनाल किरणें किस प्रकार की किरण होती है? तो दोस्तों ये हमारा धनावेशित किरण होता है, पॉजिटिव होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि केनाल किरणें की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों? हमारा गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे। और कब की थी दोस्तों? 1886 में की थी। तो हमसे क्या पूछा गया कि ये किसका किरण पुंज है? तो दोस्तों केनाल किरणें का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन का किरण पुंज है दोस्तों। केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज है और यह हमारा एक धनावेशित अर्थात पॉजिटिव किरण होती है। इसकी खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी और 1886 में की थी। हमारा अगला सवाल है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है हमारा दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट यानी द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों हमसे यहाँ क्या पूछा गया कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो हमारा दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है दोस्तों? ए दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा परमाणु क्रमांक हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। हमसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोला दोस्तों, तो इसको हम छोड़ देंगे। और हमारा एटॉमिक मास यूनिट यानी द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ दोस्तों? हमारा Z दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो ए हमारा उधर राइट साइड से दोस्तों हमारा किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा Z माइनस ए। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? Z माइनस ए अर्थात द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक दोस्तों। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हमारा क्या होता है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु का क्रमांक होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Z माइनस ए हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दोस्तों टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिससे होकर हमारा प्रकाश गुजर सकती है और हम वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों को हम देख सकते हैं दोस्तों। उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी प्रकीर्णन वो कर सकता है दोस्तों। तो क्या दोस्तों नमक का घोल में होगा दोस्तों? तो नमक का घोल में दोस्तों टिंडल प्रभाव हमारा नहीं हो सकता है। दूध में भी दोस्तों घनत्व बहुत अधिक होता है दोस्तों, जिसके कारण इसमें भी हमारा दोस्तों टिंडल प्रभाव करना संभव नहीं है। जबकि दोस्तों कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CuSF4 होता है दोस्तों, ठीक है, और 5H2O। तो इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों हमारा
टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित ये करेगा दोस्तों, क्योंकि इसके जो बीच में घनत्व होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है दोस्तों। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा आसानी से हो जाता है, जिसके कारण यह टिंडल प्रभाव को ये प्रदर्शित करेगा। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों 2018 टेक्नीशियन में ये पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, और ये इसीलिए आपको इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं दोस्तों। क्या कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो कॉपर सल्फेट का विलयन प्रदर्शित करेगा। हमारा अगला सवाल है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो दोस्तों जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है दोस्तों, 1:8 होता है। तो इसको इस नियम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या जब 1:8 होती है तो इस नियम को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, क्या कहलाता है। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। आज का हमारा टारगेट है दोस्तों 500 लाइक्स का दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करेंगे दोस्तों। जो भी प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं दोस्तों उसे हमारे साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर को लिख दिया करेंगे, ताकि दोस्तों ये आपके दिमाग में दोस्तों इसका रिमाइंड होते रहे दोस्तों, आप भूले नहीं किसी भी प्रश्न का उत्तर दोस्तों, और आपका दिमाग में इसका रिपीट होते ही रहे दोस्तों। जिसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कि वह सूक्ष्म कण कौन होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं ले सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अणु। अणु हमारा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, जबकि परमाणु दोस्तों हमारा यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकेगा परंतु यह दोस्तों सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, ये भाग ले सकता है। ये दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है, 50 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को दोस्तों कार्य अगर निकालते हैं, हमारा कार्य निकालने का दो सूत्र होता है दोस्तों। एक हमारा होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जब होती है तो उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमारा mgh होता है, और अगर आपका गतिज ऊर्जा होता है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा 12 mv² होता है दोस्तों। तो ये दोनों सूत्र हम लोग शुरू से ही जानते हैं दोस्तों। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि 50 केजी की एक वस्तु है जिसे 10 मीटर ऊपर उठाया गया है तो कार्य कितना हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। साथ ही दोस्तों एक पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, अगर दोस्तों हमारा जी का मान नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग 9.8 लेते हैं दोस्तों, और जब जी का मान दिया रहेगा दोस्तों तो हम वही उसका प्रयोग करेंगे। अक्सर जी का मान दिया रहने से 10 ही दिया रहता है दोस्तों, और अगर नहीं दिया रहेगा तो 9.8 का हम लोग यूज करते हैं। तो चूंकि दोस्तों हमारा यहाँ पर किसी वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाया गया है और उठाने के बाद पूछा गया कि कार्य कितना हुआ है हमारा, यानी स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, यानी mgh। तो दोस्तों m का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ग्रेविटी यानी जी का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9.8 दिया हुआ है, और हाइट हमारा कितना लिया है दोस्तों, 10 मीटर लिया है। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा दोस्तों, ये 10 और ये 10 हमारा कैंसिल, और 50 को जब हम दोस्तों 98 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों, 4900 जूल। यानी दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 50 केजी की वस्तु को जब 10 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो कार्य कितना होता है, 4900 जूल होता है। हमारा अगला सवाल है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया दोस्तों, इससे पहले वाले प्रश्न में ही बताया था कि गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है और स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 यानी 12 mv² हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। जबकि दोस्तों mgh हमारा किसका होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम लोग दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा F × S दोस्तों किसका सूत्र होता है दोस्तों, तो F × S हमारा होता है W यानी कार्य दोस्तों, कार्य बराबर हमारा होता है बल इंटू विस्थापन। F × S होता है दोस्तों हमारा कार्य बराबर, ये W/T हमारा किसका होता है दोस्तों, तो पावर यानी शक्ति, P बराबर W/T होता है दोस्तों। ये तीनों ही फॉर्मूला ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया गया हमारा गतिज ऊर्जा, यानी चारों ही दोस्तों हमारे एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, और इनसे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सारे सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे।
हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट इस प्रश्न में गलती कर देते हैं दोस्तों। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कहां पर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट। दोस्तों हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो दोस्तों एक पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या आया, भार, और एक दूसरा पॉइंट आया हमारा दोस्तों द्रव्यमान। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए द्रव्यमान के बारे में कि किसी पिंड का द्रव्यमान, यानी दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर हमारा 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। यानी अगर पृथ्वी में अगर वो 60 है तो चंद्रमा पर भी हमारा क्या होगा दोस्तों, 60 ही होगा। परंतु भार हमेशा हमारा घटता बढ़ता रहता है। वो किस कारण से होता है दोस्तों, तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होती है, बल होती है, उसका 1/6 हमारा दोस्तों चंद्रमा पर होती है, जिसके कारण भार का मान हमारा दोस्तों घटता बढ़ता रहता है। परंतु दोस्तों हमेशा कांस्टेंट रहेगा आपका द्रव्यमान दोस्तों। द्रव्यमान चाहे पृथ्वी हो या चंद्रमा हो दोस्तों, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं दोस्तों। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है दोस्तों कि 60 केजी का द्रव्यमान है, एक वस्तु है दोस्तों, तो बोला कि मनुष्य का भार एक जो है वो एक मनुष्य है जिसका भार कितना हमारा है, 60 केजी वो है, द्रव्यमान का है। तो पूछा गया कि उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो दोस्तों W बराबर क्या होता है हमारा दोस्तों, तो W बराबर हमारा हो जाता है, W बराबर हमारा होता है दोस्तों mg होता है दोस्तों। ये हमारा सूत्र होता है। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रेविटी जो मान जो पृथ्वी पर होता है, चंद्रमा में उसका 1/6 होगा। तो मास हमारा द्रव्यमान कितना दिया हुआ दोस्तों, 60 दिया हुआ है, इनटू ग्रेविटी का मान कितना लेने वाला है हमारे यहाँ पर दोस्तों, 10 लेने वाला है। हमसे पूछा कहाँ का गया है दोस्तों, चंद्रमा का। तो कितना करेंगे, 1/6 कर देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 6 10 से 60 हो गया। ये 6 को जब काटे हम 60 से दोस्तों तो 10 टाइम में ये कैंसिल हो गया, और ये 10 को जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 100। और ये किसका इसका यूनिट होता है दोस्तों, न्यूटन में होता है। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 60 को क्या करते हैं दोस्तों 100 से गुना कर देते हैं, और क्या करते हैं ये दोस्तों 600 न्यूटन निकाल लेते हैं, और ये बोलेंगे और ये क्लिक कर देंगे यहाँ ऑप्शन में और ए दोस्तों कि इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जो आपकी दोस्तों बिल्कुल ही आंसर गलत होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी पृथ्वी को छोड़ करके चंद्रमा में अगर उसका भार निकालने बोल रहा है, वेट निकालने बोलता है दोस्तों, तो ग्रेविटी का मान 1/6 लीजिएगा। जो ग्रेविटी दिया रहेगा उसका 1/6 वहां पर यूज करेंगे, और जो मास रहेगा उससे हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600 न्यूटन। 60 × 10, और चूंकि चंद्रमा के बोला है तो 1/6 लेंगे। तो ये 6 को जब हम 10 से 60 से कटिंग करेंगे दोस्तों तो हमारा 10 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 का हम जब गुना करेंगे दोस्तों हमारा ये 100 न्यूटन हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस जरूर लिख देंगे, 19 दे करके यस जरूर लिखेंगे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, साथ ही दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। और मैंने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन आज बताया ये सारे ही दोस्तों इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले 100% रियल चुनिंदा मोस्ट टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं, जहां से आपके एग्जाम में चाहे वो किसी भी प्रकार के दोस्तों जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों आपसे ये पूछा जाए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे ही प्रकार के क्वेश्चन हम आज आपके लिए लाए हैं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना दोस्तों, और आप उसको दोस्तों फोड़ दे। अगर CBT 1 में हमारा दोस्तों कितना का प्रश्न है, 75 प्रश्न है दोस्तों, तो मोस्टली आप कम से कम दोस्तों 65 से 70 के बीच में करके आए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, और इसका आज का हमारा ये दोस्तों क्या है, अंतिम प्रश्न भी है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर त्वरण पूछा गया है, दिया गया हमारा द्रव्यमान कितना 1 केजी, और बल हमारा कितना दिया गया है 1 न्यूटन। तो दोस्तों बल का क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो F बराबर हमारा होता है ma होता है, जहाँ F मतलब फोर्स होता है जो हमारा बल कहलाता है, m मतलब मास जो द्रव्यमान कहलाता है, a मतलब एक्सेलरेशन दोस्तों जो हमारा त्वरण कहलाता है। तो F का मान हमारा दे दिया 1 दे दिया है, मास हमारा 1 दे दिया है, और a हमको निकालना है दोस्तों। तो जब 1 को 1 से कैंसिल करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यानी एक्सेलरेशन का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड दोस्तों। इसका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, और हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। और त्वरण हमारा एक अदिश राशि है या सदिश राशि है दोस्तों, तो ये त्वरण हमारा एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। साथ ही दोस्तों आज मैंने जितनी टॉप 20 क्वेश्चन बताए आपको शायद सभी को आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप उसको एक बार यस जरूर कर दिया करेंगे। और दोस्तों हमारा आज का टारगेट है 500 लाइक्स का, तो वो आप जरूर पूरा कर दिया करेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर इसी तरह प्रकार के बने रहेंगे और प्यार
देते रहेंगे दोस्तों, ताकि हम भी आपके लिए दोस्तों और इससे ज़्यादा दोस्तों टॉप 20 दोस्तों अच्छे से अच्छे जो आपके एग्जाम में प्योर सटीक क्वेश्चन भिड़ेंगे दोस्तों, उस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।